सो वेलकम यू गाइस इन टुडेस सेशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्वागत है आपका हमारी इस वेब डेव सीरीज़ में, जिसके एक नए सेक्शन की ओर हम बढ़ने जा रहे हैं आज। अब तक हमने अपना जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है काफ़ी इन डेप्थ, काफ़ी प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट बेस्ड काफ़ी रखा था, उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप यू आर स्टिल फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट ऑल दीज कंसेप्ट लाइक HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम दिया है हमने उसके ऊपर। एंड अब जस्ट आपको प्रैक्टिस करनी है बेसिकली। और उसकी प्रैक्टिस पता है कैसे होगी? उनसे ही रिलेटेड चीज़ों को सीख के। देखो, यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन थे। हम या तो टेलविंड, बूटस्ट्रैप, रिएक्ट की तरफ जा सकते थे, या बैकएंड डेवलपमेंट चूज़ कर सकते थे। बट आई फेल्ट दैट कि हमें बैकएंड की तरफ मूव करना चाहिए। आप कुछ टाइम बाद इस डिसीजन को अप्रेज करोगे। जस्ट ट्रस्ट ऑन मी एंड डू व्हाट आई एम सेइंग टू यू। ओके, देखो कोई बड़ी डील नहीं है रिएक्ट, बूटस्ट्रैप, टेलविंड को करना। बूटस्ट्रैप, टेलविंड जस्ट एक एक दिन के हैं लेजिटली, वो आप समझ जाओगे। फिर जस्ट उसको इम्प्लीमेंट करना है आपको प्रोजेक्ट बनाते बनाते, तो बहुत ईजी है वो। रिएक्ट में भी टेक सम टाइम, सम एफर्ट्स। हम उसको करेंगे भी, हम करेंगे बूटस्ट्रैप, टेलविंड को भी, बट थोड़े टाइम बाद। थोड़ा एक कॉन्फिडेंट फील कर लेते हैं नोड जेएस एंड थोड़ा डेटाबेस के ऊपर कमांड हासिल कर लेते हैं, फिर हम अपना फ्रंट एंड को वापस रिज्यूम कर लेंगे। एंड देन फिर हम और अच्छी एप्लीकेशंस, और स्टैटिक नहीं, डायनेमिक एप्लीकेशंस बिल्ड करेंगे, क्योंकि तब हमें थोड़ी नॉलेज होगी हमारे डेटाबेस की, नोड की, तो हम ईजी वे में उनको समझ पाएंगे। दैट्स वाई आई चूज़ कि हम बैकएंड की तरफ मूव करें, बिकॉज उसमें कॉन्फिडेंट फील करना मस्ट है। बिकॉज अब तक तो चीज़ें काफ़ी सुंदर थी, काफ़ी दिख रही थी, बट अब चीज़ें दिखना बंद, विजुअलाइज ज़्यादा करनी पड़ेंगी। बिकॉज थिंग्स आर गोना वर्क ऑन टर्मिनल। टर्मिनल के ऊपर भी हमने अच्छे खासे लेक्चर्स ले लिए हैं। आई होप अब आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा बेसिकली। तो इतना था अभी तक का। अब स्टार्ट करते हैं बेसिकली अपना टॉपिक, जो है नोड जेएस। अब आप लोगों में से कुछ लोग कह रहे होंगे कि नोड जेएस हम कर तो रहे हैं, अब तक हमने इंस्टॉल भी कर रखा है। जी हाँ, आप कर नहीं रहे हो उसको, आप उसका यूज़ कर रहे हो बस जेएस को रन करने में। ऐसा क्यों? अब यू ऑल नो दैट थिंग कि भाई जेएस का जो इंजन है, V8 इंजन है, वो क्रोम ब्राउज़र के अंदर है, बिल्कुल। बट उसको बाहर निकाला है हमारे रेयान डेल भाई साहब ने, जिन्होंने नोड जेएस को स्टार्ट करा था। एंड अब यूजिंग नोड जेएस we can run our JavaScript code in our system also. Okay, now we are not dependent on the console basically of our browser to get the output. We can run it on our system also. And जब देखा गया कि वेब के ऊपर जावास्क्रिप्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एज ऑफ सबके मन में जैसे आता है, उनके मन में भी आया कि इसको एक्सपेंड करा जाए। तो नोड जेएस, जिसका एक बहुत बड़ा हाथ है, मैं कह सकता हूँ जावास्क्रिप्ट को इतना पॉपुलर बनाने में, जब से वो सिस्टम के ऊपर आई है, तब से देखो हमें पता है जेएस का जो कोड है वो ब्राउज़र पे चलता है, एंड ब्राउज़र कांट इंटरेक्ट विद फाइल्स डायरेक्टली। तो उस फाइल के साथ इंटरेक्शन के लिए, नेटवर्क कॉल्स और सिंक्रोनस काम को करने के लिए नोड जेएस आर देयर। वेब एपीआईज भी हैं, बट वेब एपीआईज के थ्रू भी आप अपने सिस्टम की फाइल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो। उसके लिए फाइल को होना ज़रूरी है लोकली, एंड जेएस को भी रन होना ज़रूरी है लोकली। उस लोकल रन को, उस रन टाइम इन्वायरमेंट को क्रिएट करने के लिए नोड जेएस ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो इतनी काफ़ी थ्योरी हो गई नोड जेएस के ऊपर, ये सब हमको पता है। अब मेनली फोकस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू नोड जेएस। जी हाँ, थोड़ा बेसिक है बट समझो, मज़ा आएगा। नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो जावास्क्रिप्ट को ना सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। मतलब अब तक हम क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग कर रहे थे यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यूजिंग नोड जेएस, बट अब एज वी नो दैट यूजिंग नोड जेएस वी कैन लोकली रन जेएस कोड एंड एग्जीक्यूट इट ऑल्सो। तो अब जो हम नोड जेएस, जो जेएस के लिखने होंगे बेसिकली, वो सब ना हम अब अपने ब्राउज़र की जगह हम अपने सिस्टम पर रन कर रहे होंगे। सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ मैं आपको, तो जावास्क्रिप्ट जो पहले सिर्फ ब्राउज़र पर चलती थी, ब्राउज़र के अंदर रन होती थी, अब हम उसको बैकएंड पे चला सकते हैं, अपने सिस्टम पे चला सकते हैं यूजिंग नोड जेएस। तो ये कह सकते हैं कि नोड जेएस हमारा जावास्क्रिप्ट का ब्राउज़र है, जो ब्राउज़र के बाहर भी रन करने देता है हमारे जावास्क्रिप्ट को। ओके, ठीक है। नोड जेएस का यूज़ कहाँ पे होता है? भाई देखो, नोड जेएस एक काफ़ी पावरफुल इकोसिस्टम है, काफ़ी पावरफुल टूल है। इसको हम बैकएंड डेवलपमेंट के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। कुछ कॉमन यूज़ केसेस अगर मैं बताऊँ आपको, तो वेब सर्वर्स बिल्ड करने में, बैकएंड एपीआईज लिखने में, और एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन बनाने में। जैसे आपके पास एक्सप्रेस जेएस जो है, वो हम नोड जेएस के थ्रू यूज़ करने वाले हैं, देखना आगे। रियल टाइम एप्लीकेशन बिल्ड करनी हो, जब हमको चैट ऐप्स बनानी हो, लाइव नोटिफिकेशंस वाली ऐप, कोई फंक्शनलिटी डालनी हो, या मल्टीप्लेयर गेम्स बिल्ड करनी हो, तब नोड जेएस काम आती है।
ऐसे ही जब हमें बैकएंड के अंदर ना एक स्केलेबल बैकएंड बनाना है विद माइक्रो सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नोड जेएस काफ़ी प्रोमिनेंट साबित होती है वहाँ पे। ऐसे ही जब हम कमांड लाइन टूल्स बना रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है जावास्क्रिप्ट कैन इंटरेक्ट विद आवर फाइल सिस्टम ऑल्सो, ओएस ऑल्सो, नेटवर्क कॉल्स कर सकती है, स्क्रिप्ट्स लिख सकती है, तो कमांड लाइन टूल्स बना सकते हो आप जो कि टर्मिनल बेस होंगे। अभी हम काफ़ी टर्मिनल बेस काम करेंगे नोड जेएस के अंदर, जैसे हम नोड अपनी फाइल का नाम लिख के काम करते हैं, टर्मिनल में तो वो कर रहे थे हम एक्चुअली। क्या दैट वाज द फीचर ऑफ नोड जेएस ऑल्सो। स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस बिल्ड करना, मीडिया को स्ट्रीम करना, आईओटी के साथ काम करना, ये सब इनेबल है यूजिंग नोड जेएस। अब नोड जेएस काम कैसे करता है एक्चुअली? देखो, हम सबको पता है जो हमारी जावास्क्रिप्ट है वो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, सिंक्रोनस लैंग्वेज है। एंड विगेट भी ऐसे ही काम करता है, जो ब्राउज़र के अंदर है हमारा इंजन, वो भी तो सिंक्रोनस ही है। उसके बाद बस एक स्टैक है, एक हीप है ना, वो भी सिंक्रोनस कोड को एग्जीक्यूट करता है डायरेक्टली, ब्लॉक बाई ब्लॉक चलता है, एक कोड को रन होता है तभी अगला रन होता है, ऐसे वो रन करता है। सही बात, बिल्कुल। बट जो नोड जेएस है ना, वो भी आपका बेस्ड तो वी8 इंजन के ऊपर ही है, बट कुछ रैपर्स हैं उसके साथ, कुछ और एडिशनल यूटिलिटीज़ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमारी जावास्क्रिप्ट को असिंक्रोनस कोडिंग लैंग्वेज बनाती है, एक नॉन ब्लॉकिंग आर्किटेक्चर प्रोवाइड करती है, जिसकी मदद से जावास्क्रिप्ट बहुत फास्टली मल्टीपल टास्क को हैंडल कर पाती है। मतलब क्या, देखो, जब सिंगल थ्रेडेड है हमारी, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक थ्रेड में काम करेगी, जब तक पिछला काम पूरा नहीं होता आगे मूव नहीं कर सकती, तो वो कोड को ब्लॉक कर देती है। बट फिर भी यूजिंग नोड जेएस, एपीआईज ऑफ नोड जेएस, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम के अंदर। गॉट इट। अगला है इवेंट ड्रिवन मॉडल, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्ट। इसका यूज़ करता है हमारा सीपीयू बहुत ही एफिशिएंट वे में फाइल्स को हैंडल करने के लिए। देखो, जब हमने इवेंट लूप पढ़ा था अपना, तो हमने वहाँ देखा था ना कि जब हम फैच एपीआईज यूज़ कर रहे हैं तो अलग एक क्यू बन रही है, प्रोमिसेस की अलग बन रही है, सेट इंटरवल टाइम इंटरवल की अलग बन रही है। तो जो सेग्रीगेशन होता है ना इवेंट का, कॉल बैक्स रजिस्टर हो रहे हैं प्रॉपरली, क्यू बन रही है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला सीन हो रहा है, तो एक मैनेजेबल टास्क हो जाता है काफ़ी। तो सीपीयू ना बहुत इंटेंसिव टास्क को भी ना बहुत एफिशिएंटली हैंडल करता है। एंड थर्ड जो काफ़ी एक बड़ा हमको मिला है प्रॉफिट यूजिंग नोड जेएस इज दैट वी कैन राइट नॉन ब्लॉकिंग कोड, एंड हम नॉन ब्लॉकिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब नेटवर्क कॉल्स, फाइल सिस्टम जो टाइम लेती है ना, उनको हम ईजिली लिख सकते हैं एक असिंक्रोनस वे में, जिससे अगर रिक्वेस्ट प्रोसेस हो रही है तो पूरा कोड रुकेगा नहीं, वो कोड अपना पैरेलल चलते रहेगा, ये एक अलग थ्रेड में रन होने लग जाएगा कोड आपका। तो ऐसे आपको बहुत फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है नोड जेएस। अब कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जैसे फास्ट परफॉर्मेंस है काफ़ी, नॉन ब्लॉकिंग असिंक्रोनस बिहेवियर प्रोवाइड करता है। अब सेम लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट की नोड जेएस के अंदर भी, तो हम पूरा बैक एंड भी फ्रंट एंड भी बिल्ड कर सकते हैं जेएस के अंदर, तो काफ़ी एफिशिएंट हो जाता है। हम एक ही लैंग्वेज से सब कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है उस लैंग्वेज की। और ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट है, बिकॉज जो आपका एनपीएम पैकेज मैनेजर है, जिसको हम नोड पैकेज मैनेजर भी कहते हैं, उसके पास 2 मिलियन प्लस लाइब्रेरीज़ हैं। मतलब इतने उसके पास थर्ड पार्टी और उसके खुद के पैकेजेस हैं, जिसके थ्रू आप अपने काम को और इजी बना सकते हो, बिकॉज जो कोड आप लिखने जा रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने लिख के एक लाइब्रेरी में डाल रखा है। तो कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना, बिल्कुल। और आप हाईली स्केलेबल एप्लीकेशंस लाइक पेपाल, लिंक्डइन, नेटफ्लिक्स जैसी चीज़ों को बना सकते हो जो स्मूथली रन कर रही हैं। एंड कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, बिकॉज सीपीयू के अंदर अगर हम देखें ना, जब बहुत ही सीपीयू इंटेंसिव टास्क हो जाते हैं ना आपके पास, तो हमें पता है जेएस आपकी एक सिंगल थ्रेडेड है, तो वो लोड डालेगी कहीं ना कहीं, भले ही कम, बट हाँ। तो इस दौड़ के अंदर अब भी सी प्लस प्लस क्लोज टू हार्डवेयर लैंग्वेजेस आर स्टिल अहेड ऑफ जेएस, बट कोई दिक्कत नहीं उसकी, हम वेब वाला काम कर रहे हैं ना कि सीपीयू इंटेंसिव काम। बाकी कॉल बैक है, जो दिक्कत थी क्यों, बिकॉज देखो, जब भी आप असिंक्रोनस कोड लिखते थे ना, तो कॉल बैक्स बड़ा परेशान करती थी, बिकॉज वो लिखनी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती थी, कभी कभार उस लूप में फंस जाते थे। तो उससे रिजोल्यूशन के लिए हमारे पास प्रोमिसेस आ चुके हैं, अब ये इतनी दिक्कत नहीं होती। बाकी एक ये दिक्कत अब भी है फ्रिक्वेंट एपीआई चेंजेस का, ये मानता हूँ, बिकॉज जब भी ना आपका जो नोड का टीम है बहुत ही मतलब एक्टिव है, नई चीज़ों को अपडेट लेके आता है, अपडेट करते रहता है, नोड के वर्जन चेंज होते हैं, तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज हो जाते हैं, बिकॉज वो कोड जब बनना स्टार्ट होता है तो किसी नोड के वर्जन पे बन रहा होता है, बनते बनते वर्जन इतना आगे चले जाता है नोड का कि वो कंपैटिबल ही नहीं होता। तो उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, बट सॉल्व आउट हो रही हैं वो चीज़ें, इतनी मतलब मैटर नहीं करती अभी फिलहाल हमारे लिए, बिकॉज हम तो अभी बिगिनर ही हैं, है ना। बाकी कुछ फेमस कंपनीज जो नोड जेएस को यूज़ कर रही हैं, दे आर लाइक नेटफ्लिक्स फॉर मीडिया स्ट्रीमिंग, एकदम रियल टाइम स्ट्रीमिंग के लिए, पेपाल फॉर फास्टर बैक एंड प्रोसेसिंग, बिकॉज इतना बड़ा सिस्टम है ना उनका, एंड लिंक्डइन फॉर बेटर स्केलेबिलिटी, ऊबर है हमारे पास रियल टाइम राइट ट्रैकिंग के लिए, एंड नासा ऑल्सो यूजेस नोड जेएस फॉर डेटा हैवी एप्लीकेशंस। तो जी हाँ, नोड जेएस को छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, एक बड़ा इकोसिस्टम है बहुत। इकोसिस्टम क्यों, जस्ट थोड़ी देर में बताता हूँ आपको मैं, बट हाँ एक बहुत
मतलब इस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी है जो हमको सीखनी चाहिए। अब एक ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए एज अ डेवलपर। क्यों? बिकॉज देखो हमारा जो भी पूरा फुल स्टैक का या फिर कह लो आप वेब डी का जो डोमेन होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट पार्ट इज योर फ्रंट एंड, सेकंड वन इज योर बैक एंड। हमने फ्रंट एंड की अच्छी खासी ग्रिप ले ली है, कुछ रह भी रही है मतलब बेसिकली थोड़ी सी लाइक, बट फ्रंट एंड इज मेजरली अबाउट योर ब्राउजर्स क्लाइंट साइड, जहाँ पे आप पूरा फ्रंट एंड अपना वनीला जेस से बना सकते हो, या फिर अपनी लाइफ ईजी करने के लिए आप कुछ फ्रेमवर्क या फिर लाइब्रेरी सीख सकते हो लाइक रिएक्ट, व्यू, एंगुलर एक्सेट्रा। एंड द अनदर थिंग इज योर बैक एंड दैट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। फर्स्ट वन इज सर्वर, देन अनदर वन इज डेटाबेस। तो ओके, ये बात है बिल्कुल। अब फ्रंट एंड बेसिकली जहाँ पे यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होता है, यूज़र कई बार होता है कि वो आपके डेटाबेस को या फिर बैक एंड को रिक्वेस्ट भेजता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये काम करवाना है, क्या कर दोगे? सर्वर उसको लिसन करता है। अब सर्वर ऐसा नहीं हर जगह लिसन करता है, सर्वर के पास भी कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स मतलब क्या होता है? देखो जैसे आपके लैपटॉप के अंदर कुछ पोर्ट है ना, यूएसबी पोर्ट 2.0, 3.0, HDMI पोर्ट है, तो ऐसे सर्वर के पास भी कुछ पोर्ट्स होते हैं, वर्चुअल पोर्ट्स कह लो आप इनको। हमारे लैपटॉप में वर्चुअल पोर्ट होते हैं, जैसे आप देखोगे ना लोकल होस्ट 3550, दैट्स ऑल आर पोर्ट्स बेसिकली, ठीक है। तो हमारा जो यूज़र होता है या कह लो हमारा ब्राउज़र फ्रंट एंड जो भी हम इंटरेक्ट कर रहा होता है उससे, वो कुछ रिक्वेस्ट सेंड करता है हमारे सर्वर को, सर्वर उस रिक्वेस्ट को लिसन करता है। देन अगर वो कोई बिजनेस लॉजिक वगैरह चीज़ है तो वो उसको अपने एंड पे सॉल्व कर लेगा। बट इफ़ दैट रिक्वेस्ट नीड सम डेटा, देन सर्वर कनेक्ट करता है डेटाबेस के साथ, देन उस क्वेरी के अकॉर्डिंग डेटा आता है, देन जो डेटाबेस है वो रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग डेटा को सेंड कर देता है सर्वर के पास। देन सर्वर वापस से उस डेटा को सेंड कर देता है एज अ रिस्पॉन्स टू द ब्राउज़र या यूज़र बेसिकली। सर्वर क्या है बेसिकली? सर्वर बस एक सॉफ्टवेयर है। जी हाँ, जो भी एक सर्विस प्रोवाइड करता है वो सॉफ्टवेयर की तरह वर्क करता है सर्वर। वो हैंडल करेगा आपकी बिजनेस लॉजिक्स को, आपकी रिक्वेस्ट को, गॉट इट। एंड जो कनेक्शन होता है ना, लाइक क्लाइंट टू सर्वर, सर्वर टू क्लाइंट, मीन्स फ्रंट एंड टू बैक एंड, बैक एंड टू फ्रंट एंड, ये सब जो नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट होती है या फिर रिक्वेस्ट भेजी जाती है, रिस्पॉन्स कैच करा जाता है, ये सब होता है APIs के थ्रू। APIs पे काफ़ी अच्छा खासा डिस्कशन हमने कर रखा है JS की सीरीज़ के अंदर। API बेसिकली आपकी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है जो कि नहीं 2 पीस ऑफ कोड को, 2 पीस ऑफ सॉफ्टवेयर को इंटरेक्ट कराने में हेल्प करती है। जैसे यहाँ पे एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आपका फ्रंट एंड है, एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर आपका बैक एंड है, उनको कम्युनिकेट कराने में, डेटा एक्सचेंज कराने में हेल्प कर रहा है आपका APIs। तो इस तरीके से पूरा सिस्टम आपका वर्क कर रहा होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, अभी काफ़ी ईजिली मैंने समझाई आपको। बाकी अब हम समझते हैं Node.js को। तो देखो गुरु, Node.js जो है ना हमारी एक बहुत ही पहुंची हुई मतलब एक इकोसिस्टम है पूरा का पूरा। अगर आप इसके डॉक्स पे जाके देखो ना ध्यान से, तो यू गॉट टू मच थिंग्स हेयर। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब Node.js के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिल रहा होता है। नोड तो लेटेस्ट वर्जन 23x, इसके पास देखो क्या क्या चीज़ें, assert, testing, asynchronous context, async, hooks, buffer, C++ add-ons, child process, clusters, command line options, console, plenty of things you have, ठीक है। कंसोल पे देखो इतने सारे आपके पास फंक्शंस हो जाते हैं। एंड नोड ऑल्सो कंटेन्स थिंग्स लाइक क्रिप्टो, जो आप क्रिप्टोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हो, DNS जो डोमेन नेम रेजोल्यूशन, डोमेन्स एरर्स, फाइल सिस्टम जहाँ पे आप फाइल को एक्सेस कर सकते हो। मतलब कहा था ना मैंने आपको, जावास्क्रिप्ट खुद से तो फाइल एक्सेस कर नहीं सकती है बिकॉज ऑफ ब्राउज़र के अंदर है, बट यूजिंग नोड यू कैन इंटरेक्ट विद फाइल सिस्टम ऑल्सो। आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, बिकॉज ये सब है तो एक तरीके से असिंक्रोनस टास्क ही है ना। बाकी आपके पास यहाँ पे देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी है एक पूरा का पूरा मॉडल, जिससे आप बहुत सारी चीज़ों को रन कर सकते हो। आपके पास सेम एज फाइल सिस्टम भी आपको मिलेगा देखने को। यहाँ पे देखो पाथ भी है आपके पास। बाकी अगर हम जाएँ यहाँ पे तो फाइल सिस्टम मैंने बताया आपको ये सब है। एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स यू हैव देयर। आप यहाँ पे आइए, पढ़िए, देखो SQLite भी है आपके पास। मतलब इतनी सारी चीज़ें तो Node.js आपको इनबिल्ट देता है, इनबिल्ट देता है, ठीक है। अब लेट सपोज आपको चाहिए कुछ और चीज़ें जो Node.js के अंदर नहीं है, तब आप आते हो अपने NPM के पास। जी हाँ, एक पैकेज मैनेजर है बेसिकली आपका। देखो NPM इज़ अ पैकेज मैनेजर फॉर द जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नॉट फॉर नोड। जो पीपल कहते हैं ना नोड पैकेज मैनेजर, इट्स नॉट ट्रू ऑल्दो मैंने खुद मेंशन भी करा था ये बात, बट कोई नहीं। NPM कंटेन्स मिलियंस ऑफ योर पैकेजेस, लाइब्रेरीज। लेट सपोज आपको जो डेट है वो पसंद नहीं है Node.js की, आप यहाँ पे आइए, किसी ने अपनी एक तरीके से डेट बना रखी होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो। इफ़ आई सर्च फॉर अ डेट, आई गॉट प्लेंटी ऑफ लाइब्रेरीज हेयर। देखो कितने सारे
डाउनलोड्स भी हैं इनके ऊपर एक्चुअली, मिलियंस। सो या जैसे एक ये डेट है, इसको देख लेते हैं हम क्या है इसके अंदर। सो मतलब पीपल राइट देयर ओन कोड एंड पुश इट इनटू npm एंड आप उनको एक्सेस कर सकते हो। जैसे देखो एक var assert, मतलब प्लेंटी ऑफ थिंग्स आर हियर। एक बड़ी फेमस चीज़ जो यहाँ से हम यूज़ करने जाएंगे आगे बहुत सारी बार, वो है आपकी एक एक्सप्रेस। क्या हमें मिलेगी यहाँ पे एक्सप्रेस JS। लेट्स सर्च फॉर एक्सप्रेस JS, इट हैज़ टू बी देयर। एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक्सप्रेस, कोई नहीं, हम यहाँ देख लेते हैं एक्सप्रेस को। ऑल्दो वी कैन यूज़ इट फ्रॉम npm ऑल्सो, हम npm से यूज़ करेंगे एक्चुअली इसको भी। नो 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 नो, वी आर नॉट यूजिंग दैट एक्सप्रेस JS, आई नीड दैट वन। या तो हमारी जो एक्सप्रेस JS है वो भी देखो npm का ही एक पैकेज है बेसिकली। तो दीज ऑल थिंग्स कंटेन्स इन npm। तो अगर मैं भी आपको समझाऊँ ना पूरा नोड का फ्लो, तो जो आप ये एक बिग पिक्चर देख रहे हो ना, ये नोड JS है बेसिकली। नोड JS कंटेन्स योर प्लेंटी ऑफ थिंग्स। अगर मैं खोलूँ इसको, आई नीड अदर कलर लाइक दिस वन। तो जो ये पूरा का पूरा सिस्टम है ये आपका नोड है, दैट थिंग कंटेन नोड। नोड का एक पार्ट है आपका बेसिकली ये सब, जहाँ पे आपके पास इन बिल्ड मॉड्यूल्स लाइब्रेरी कह लो मिलते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट पूरी मिलती है नोड के साथ, libuv समझेंगे इसको भी हम। टाइमर फंक्शंस मिलते हैं, कॉल बैक, क्लियर इंटरवल, सेट इंटरवल। क्रिप्टो लाइब्रेरी मिल रही होती है, OS लाइब्रेरी, फाइल सिस्टम मॉड्यूल्स एंड प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी गॉट देयर। अब ये तो इनबिल्ट चीज़ें हैं, है ना। बट वट इफ़ यू वांट टू यूज़ सम थर्ड पार्टी पैकेजेस लाइब्रेरीज जो यूजर्स ने बना रखे हैं नोड के, आप उनको भी एक्सेस कर सकते हो एक्चुअली। कैसे? npm के थ्रू। नोड npm क्या है? npm बेसिकली आपका एक पैकेज मैनेजर है। वो आपको जो पैकेज पसंद है आप npm के थ्रू उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कैसे यूज़ कर सकते हो? npm इंस्टॉल करके पैकेज का नाम लिखिए, अभी देखेंगे इसको भी करके हम। बट या यू गॉट द आइडिया कि भाई नोड जैसे बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, सिर्फ कुछ चीज़ें नहीं है उसके अंदर, इट कंटेन मल्टीपल सिस्टम देयर। सो या npm इज समथिंग, ओके, एंड नोड इज़ ऑल्सो अ बिग डील। तो कंक्लूजन बेसिकली क्या है ना कि अगर आपको बैक एंड डेवलपमेंट करना है भाई, तो नोड जैसे बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है, बिकॉज इसके पास बहुत सारी चीज़ों का सपोर्ट है और आप इसके थ्रू ना बहुत ही फास्ट, स्केलेबल और ईजी टू लर्न एक पाथ के साथ साथ बड़ी एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हो। नेटफ्लिक्स, लिंक्डइन, दे आर नॉट स्मॉल एप्लीकेशन यार, बहुत बड़ी एप्लीकेशन जो बिल्ड हुई नोड जेएस के थ्रू। तो या और हाँ, आज के टाइम में मतलब फुल स्टैक डेवलपर आप बन रहे हो जेएस के थ्रू, तो नोड जेएस तो एक मस्ट लर्न इसके लिए आपके लिए। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा नोड जेएस को नहीं कराया है तो, क्योंकि अगर आपने जेएस सीखी है तभी आप नोड जेएस सीख रहे हो, जब डायरेक्टली नोड जेएस सीख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यू आर वेलकम हियर, मैंने लिंक डाल रखा है डिस्क्रिप्शन पे, नोड जेएस को डाउनलोड कर लीजिएगा भाई साहब। अब एक इंट्रो तो हमने बड़ा प्यारा सा ले लिया नोड जेएस का, अब नोड जेएस की इंटरनल वर्किंग समझते हैं भाई साहब। यहाँ ज़्यादा मज़ा आएगा एक्चुअली देखना। पहली बात तो ये कि libuv क्या है, अभी जस्ट इसके बारे में हमने डिस्कस करा था, मतलब नाम लिया था, सुना था वैसे libuv का। ये ना आपकी बेसिकली एक लाइब्रेरी है, C++ बेस्ड लाइब्रेरी, एक कह लो एब्स्ट्रैक्शन लाइब्रेरी है, जिसके थ्रू आपका जो असिंक्रोनस कोड है या फिर असिंक्रोनस ऑपरेशंस हैं इनपुट आउटपुट के, वो हैंडल होते हैं। एक बहुत ही मेजर आपकी लाइब्रेरी है नोड जेएस की, इसी के अंडर आपके सारे काम होते हैं असिंक्रोनस। चाहे आप नेटवर्क कॉल ले लो, फाइल रीड करना है वो ले लो, फैच वगैरह के अंदर जो माइक्रो टास्क क्यू वगैरह हैंडल, एवरीथिंग इज डन बाय दैट पर्सन। एंड ये जो है ना बेसिकली पता है एक प्योर C++ बेस्ड लाइब्रेरी है। दिखाता हूँ आपको इसका कोड बेस, जस्ट अ मिनट, वी हैव टू गो टुवर्ड्स सोर्स। या you can also check include also, but in source you will see the glimpses that what it uses. You can see .c.h header file .c, it's pure C++। अगर आपको और देखना है कुछ यहाँ पे इंक्लूड पे जाकर देख सकते हो आप, एक और हेडर फाइल है यहाँ पे, UV वगैरह है एंड मनी थिंग्स। कुछ एक फाइल खोलते हैं, चलो लेट्स सपोज हम खोलते हैं q.h या random.c, ये खोलते हैं ये। तो देखो static int if elif purely based on C++। now let's discuss about that। libuv ना आपकी एक ओपन सोर्स सी लाइब्रेरी है जो नोड जेएस के ना असिंक्रोनस फीचर्स को इनेबल करती है। मतलब जितने भी असिंक्रोनस टास्क आपके होते हैं नोड जेएस के अंदर, वो इसी लाइब्रेरी के थ्रू हैंडल करे जाते हैं। ये मेनली आपके इवेंट ड्राइवन या फिर नॉन ब्लॉकिंग
आई ऑपरेशंस को हैंडल करती है। इवेंट ड्राइवन मीन्स कि किसी इवेंट पे होने वाले थिंग्स या फिर किसी नॉन ब्लॉकिंग कोड को, मतलब असिंक्रोनस कोड जैसे फाइल रीडिंग, नेटवर्क कॉल्स आपके जो कुछ टाइम लेते हैं अकर होने में, उन सबको हैंडल करती है आपकी libUV लाइब्रेरी। एंड libUV इंपॉर्टेंट क्यों है बेसिकली? देखो जैसा मैंने कहा ना आपको कि Node.js का जो सबसे बड़ा फीचर है ना असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट का, वो libUV के बिना पॉसिबल ही नहीं है। ये जितने भी फाइल सिस्टम के आप वर्क करोगे ना सारा हैंडल ये करेगी। नेटवर्किंग कॉल ये पकड़ेगी, चाइल्ड प्रोसेसेस को ये हैंडल करेगी, टाइमर फंक्शंस जो आपके सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, उनका जो सारा काम है वो इसी के थ्रू होता है। तो या इट्स अ वेरी बिग डील कि आप इसको थोड़ा सा समझें, इसकी वर्किंग समझें। एंड इवन जो आपके DNS रेजोल्यूशंस होते हैं ना उनको भी यही हैंडल कर रही होती है एक्चुअली। अब जो फीचर्स क्या क्या है आपके libUV के, इतने सारे बताए वो तो हैं ही, कुछ और थोड़े से और प्रिसाइज अगर मैं बोलूँ तो इवेंट लूप को मैनेज करना, थ्रेड पूल का यूज़ करना ब्लॉकिंग टास्क के लिए। मतलब क्या, देखो बेसिकली कि इवेंट लूप मैंने समझा था आपको कि आपका जो स्टैक होता है उसमें जब भी एक नॉन ब्लॉकिंग कोड आता है वो आपका चला जाता है, एक अलग कॉल बैक रजिस्टर होता है, एक टास्क क्यू बनती है, वो सब। तो उस लूप को हैंडल करता है आपका libUV लाइब्रेरी। देन थ्रेड पूल क्रिएट करना, देखो नॉन ब्लॉकिंग कोड तो समझ में आता है, बट ब्लॉकिंग कोड को भी कहीं ना कहीं ये हिंडर कर रहा होता है, मतलब हैंडल कर रहा होता है बेसिकली, क्योंकि ब्लॉकिंग टास्क को भी तो हैंडल करना है इसको, तो ये उसका भी काम है। एंड असिंक्रोनस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को भी यही हैंडल करता है। लाइक आप फाइल रीड कर रहे हो सिस्टम से, फिर आप नेटवर्क कॉल कर रहे हो, यू हैव टू जस्ट वेट फॉर सम टाइम एंड डू समथिंग बेस्ड ऑन दैट टाइम। सो ये सब काम जो है ना असिंक्रोनस कोडिंग का डिपेंड्स ऑन द libUV लाइब्रेरी डायरेक्टली, बिकॉज इट्स क्लोज टू हार्डवेयर, C++ वाला सीन आ जाता है ना। और क्रॉस प्लेटफॉर्म है, तो C++ हर ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा ही उस पर गया है, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म तो होगी ही बेसिकली ये। एंड अनदर थिंग इसकी Node.js का आर्किटेक्चर कैसा है, ये वेट इंजन, इवेंट लूप, ये कैसे हैंडल करता है बेसिकली ये सब। देखो Node.js का आर्किटेक्चर बड़ा सिंपल है। इसके पास वेट इंजन है, मतलब जो जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करता है एंड उस मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है बेसिकली उसको पूरा का पूरा। libUV का काम क्या है कि जितने भी इवेंट लूप हैं या फिर आपके असिंक्रोनस IO हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस हैं, उनको हैंडल करेगा। इवेंट लूप क्या करेगा, असिंक्रोनस टास्क को मैनेज करेगा। कॉल बैक एंड प्रोमिसेस क्या करेंगे, ये असिंक्रोनस एग्जीक्यूशन को फंक्शन, मतलब एक या फिर कल एक फाउंडेशन बना देंगे। हमने देखा ना कि कॉल बैक में भी तो फंक्शन डाल लेते, प्रोमिसेस में भी हम फंक्शन यूज़ कर रहे थे, लाइक कि डॉट देन डॉट कैच, ये सब। तो एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा हमको कॉल बैक्स एंड प्रोमिसेस, जिसके थ्रू हम असिंक्रोनस कोड को यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं बेसिकली। अब ये सब काम कैसे करते हैं एक साथ, मतलब जैसे देखो सिंपल बात है, जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना वो एग्जीक्यूट होता है आपके वेट इंजन के अंदर, बिल्कुल सही बात। अगर सिंक्रोनस कोड होगा तो डायरेक्टली रन कर देगा। बट अगर असिंक्रोनस कोड है, लाइक आपके असिंक्रोनस IO ऑपरेशंस, लाइक फाइल सिस्टम को रीड करना है, फिर नेटवर्क कॉल्स को, तो ये जो असिंक्रोनस टास्क है वो चले जाएंगे आपके libUV के पास, उस लाइब्रेरी के पास। देन वो लाइब्रेरी उन ऑपरेशंस को हैंडल करेगी एंड उस रिजल्ट को जो भी उसको हैंडल करने के बाद आएगा वो इवेंट लूप में चला जाएगा कि भाई इसको करना है, इसको डाल दो माइक्रो टास्क क्यू में, या फिर आप डाल दो इसको सिंपल टास्क क्यू में। वो सब काम आपका libUV हैंडल करेगा। देन जब इवेंट लूप की बारी आएगी तो जो भी इवेंट लूप के अंदर जो फंक्शंस लगे पड़े हैं, जब उनकी बारी आएगी कॉल बैक रजिस्टर, जब उनका टर्म आएगा ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिकली, तब वो उनको मतलब एग्जीक्यूट करेगा रिजल्ट को रेडी करने के लिए। ये इनका काम होता है बेसिकली। इस तरीके से पूरा का पूरा इसको फ्लो बनाएंगे कि अगर सिंपल कोड है डालो वेट के अंदर, कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड के अंदर। देन अगर सिंक्रोनस है डायरेक्टली रन कर दो, असिंक्रोनस है तो libUV के पास भेज दो, libUV उनको हैंडल करेगा और रिजल्ट को जो है ना आपके इवेंट लूप के अंदर इंसर्ट कर देगा। इवेंट लूप क्या करेगा, वेट करेगा कॉल बैक फंक्शंस का, जब उनका टाइम आएगा उनको इंसर्ट कर देगा और सीधा रन कर देगा रिजल्ट को रेडी करने के लिए। ऐसे काम करते हैं ये लोग, ठीक है ना, एक पूरा लूप चलाते हैं। और जो डिफरेंस कहाँ पे आता है, सिंक्रोनस कोड के बीच और असिंक्रोनस कोड के बीच आता है। तो ठीक है सिंक्रोनस तो समझ में आता है, डायरेक्टली रन कर देते हैं, बट असिंक्रोनस कोड के पीछे क्या थोड़ी सी इंजीनियरिंग लगती है कि भाई इतनी खतरनाक लाइब्रेरी है जो सारा काम कर रही है, तो कुछ तो इंजीनियरिंग होगी इसके पीछे भी। ये बिल्कुल है। देखो सबसे पहली बात, जो रिक्वेस्ट होती है ना उसको इनिशिएट करते हैं, मतलब जैसे यूज़र चाहता है फाइल रीड हो तो वो रिक्वेस्ट इनिशिएट होगी। देन libUV क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। क्यों, बिकॉज ये तो एक असिंक्रोनस IO ऑपरेशन है, दैट मीन्स इट विल बी हैंडल बाय libUV। देन libUV क्या करेगा, आपके OS की API का यूज़ करेगा, कर्नल वगैरह को यूज़ करेगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई फाइल रीड करना है डायरेक्टली तो कर नहीं सकता, कर्नल के थ्रू करेगा। देन नॉन ब्लॉकिंग कोड का एग्जीक्यूशन होगा, मतलब जब ये काम हो रहा होगा ना एक्चुअली, तब बैकएंड में एक और थ्रेड में आपका आगे का काम यूज़ हो रहा होगा, चल रहा होगा बेसिकली। कि नॉन ब्लॉकिंग है, असिंक्रोनस है, तो कोड तो आपका अलग अलग थ्रेड बना लेगा रन करने के लिए। देन जब ये सब काम हो चुका है तब इवेंट लूप में मतलब रिजल्ट को मैनेज करा जाएगा कि भाई ठीक है
ऑपरेशन कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ बताओ, हो गया है तो क्या करो, कॉल बैक कौन सा रन करना है, ये सब, कौन सी क्यू में भेजना है, ये सब सब कौन करेगा, इवेंट लूप करेगा काम आपका। देन जब बारी आएगी तो कॉल बैक फंक्शन का एग्जीक्यूशन कौन करेगा, इवेंट लूप करेगा। मतलब जब इवेंट लूप फ्री हुआ, मतलब पिछले टास्क से फ्री हुआ, तो अगले वाले को डाल देगा, इंसर्ट कर देगा, रन करेगा एंड एग्जीक्यूट कर देगा उसको। एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये आपने यूज़ करा यहाँ पे एक क्या, एक सिंपल सा आपने कॉन्स्ट एफ एस यूज़ करा, एक कीवर्ड है एफ एस जिसके अंदर आपने एफ एस मॉड्यूल को इंसर्ट कर लिया, यूज़ कर लिया। जैसे हम करते हैं ना इंपोर्ट, वैसे ही जो आपका सिंपल ES6 से पहले ECMA स्क्रिप्ट वाला है, उसके अंदर आप इस तरीके से कॉमन JS के थ्रू आप ऐसे मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हो। अच्छा, ECMA स्क्रिप्ट वाले में जब आप मॉडर्न जो है बेसिकली ES6 के बाद का, उसमें आप प्रॉपर लिखते हो इंपोर्ट एफ एस फ्रॉम दैट थिंग, बट अभी हम सिंपल कॉमन JS यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे आप इंपोर्ट करोगे मॉड्यूल को अपने एफ एस के अंदर। अब एफ एस के अंदर आपके पास सारे फंक्शंस का एक्सेस होगा जो भी इस मॉड्यूल के अंदर होता है। तो हमने एफ एस डॉट रीड फाइल करा। अब ये रीड फाइल मेथड जो होता है आपका, ये फाइल को असिंक्रोनसली रीड करता है। अगर सिंक्रोनस चाहिए तो कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसा सिंक लगा दो, ठीक है। हाँ, बट ये पूरा चेंज हो जाएगा सिस्टम। बट अभी रीड फाइल है, दैट मीन्स कि वो असिंक्रोनसली रीड करेगा इस फाइल को। गॉट इट। देन UTF-8 मीन्स की कैरेक्टर इनकोडिंग क्या होगी। देन आपको कॉल बैक मिलता है। अब देखो, रीड फाइल करना ना बड़ा खतरनाक टास्क है, तो हमेशा आप एरर के लिए सावधान रहिएगा। तो आप दो कीवर्ड लेना है, एरर और डेटा। जब एरर अगर है तो एरर शो कर दो, अगर एरर कुछ भी नहीं है, अनडिफाइंड है, फॉल्स है, तो डेटा शो कर दो। देन प्रिंट कर दो console.log रीडिंग फाइल सिंक्रोनसली, असिंक्रोनसली सॉरी। अब जब असिंक्रोनस फाइल है, दैट मीन्स कि ये काम तो हैंडल करेगा libuv, तो ये काम तो जाएगा libuv के पास, उतने में ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देखो, पहले तो ये एग्जीक्यूट हो गया आपका क्योंकि असिंक्रोनस काम है। आफ्टर दैट जब ये पूरा हो गया रन, तो आपका फाइल कंटेंट शो होगा क्योंकि ये असिंक्रोनस काम है ना। नोटिस करो कि फाइल रीड होने तक प्रोग्राम ब्लॉक नहीं हुआ, अगला वाला खुद चलने लग गया। तो ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, एक बार देख भी लेते हैं क्या सही कह रहा है। लेट्स चेक इट। एक बनाते हैं फाइल, जब पहले फोल्डर बनाते हैं एक। ये हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 121। बिल्कुल, एक फाइल बनाते हैं इसके अंदर। जब मैंने पूरा अलग फोल्डर बनाते हैं Node.js का, उसी अपनी वेब डेव सीरीज़ के अंदर गिटहब के अंदर आप देख सकते हो। तो एक बनाते हैं script.js, पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको आपके लिए, ये चीज़ है। आप क्या करते हैं, रन कर लेते हैं एक बार। चलो भाई, ओपन हो जाइए। नोड script.js, वी गॉट एन एरर। अब एरर क्यों आया होगा बताओ, क्योंकि हमारे पास फाइल ही नहीं है, रीड कैसे करेगा भाई ये। तो फाइल बनाओ पहले, file.txt, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे, हेलो आई एम सौरभ एंड आई एम कोडर, सिंपल, दैट वाज द थिंग। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अभी भी एरर तो आना चाहिए मेरे हिसाब से, एक एरर तो आना चाहिए। लेट्स सी आता है नहीं आता, नहीं आया, गुड, क्योंकि हमने एरर को संभाल रखा है, दैट वाज द थिंग। अब देखो सीन क्या हुआ, असिंक्रोनस कोड था, तो ये गया आपके libuv के पास, उतनी देर में आपका ये लाइन रन हो गई। देखो ये पहले आ गई, देन इसके रन होने के बाद तुरंत ही एग्जीक्यूट हो गई, सिंपल। तो ये क्या था आपका, एक असिंक्रोनस का एग्जांपल था। तो अगर मैं इसको करूँ कमेंट, मैं कहता हूँ कि यार, अच्छा कहाँ गया मेरा, ये करते हैं ऊपर, असिंक्रोनस, यहीं से उठा लेते हैं इसको, कौन लिखे पूरा का पूरा, असिंक्रोनसली, असिंक्रोनस एग्जाम्पल। अब एक एग्जांपल लेंगे अपना सिंक्रोनस का, चलो इट्स एन एग्जांपल ऑफ असिंक्रोनस, यहीं से उठा लें एग्जांपल, या फिर क्या करें, काम करते चलो आओ। const fs इक्वल्स टू require file.fs। पहले तो पता रिक्वायर क्या करता है आपके, इस रिक्वायर देखो आपने कुछ यूज़ करा नहीं मॉड्यूल वगैरह, ये कैसे आ गया आपके पास, ये एक्चुअली आपके पूरे के पूरे फंक्शन के अंदर रैप कर देता है इसको। एक्चुअली हम करेंगे बात इस पर, अभी आपको इसके यहाँ पे dir नेम वगैरह इन सब का भी एक्सेस मिलता है, विल डिस्कस अबाउट दैट लेटर ऑन। बट या अभी हमें क्या चाहिए, हम फाइल रीड करना चाहते हैं, तो fs डॉट रीड फाइल। तो देखो ऑप्शन दो हैं आपके पास, रीड फाइल जो असिंक्रोनसली रीड करेगा था एंटायर कंटेंट ऑफ फाइल, दूसरा हमारे पास है फाइल सिंक, क्या करता है, ये सिमिलर टू रीड फाइल है, बट
ये करेगा आपके फाइल को सिंक्रोनस वे में रीड, मतलब ब्लॉक कर देगा कोड को। तो देखो कहाँ गया ये, इसमें नहीं लिख रखा, बट या दैट्स द थिंग, ये करेगा आपकी रीड फाइल सिंक वे में, फाइल को रीड करेगा एक सिंक्रोनस वे में। तो फाइल का पाथ देते हैं इसको, फाइल का पाथ क्या है, फाइल डॉट txt, ठीक है, कुछ डेटा मिलेगा इसको। अब जो डेटा मिलेगा इसको मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ, कहीं पे स्टोर कर लेता हूँ लाइक डेटा। अभी बड़ी मस्त चीज़ देखना है यहाँ पे, जो डेटा आपको मिलेगा ना वो रीडेबल होगा ही नहीं, वो होगा आपका बाइनरी फॉर्म में। जस्ट वेट अ मिनट, या आशा करते हैं कोई एरर ना आए, एंड रन कर देते हैं इसको। देखो आपको मिलेगा बफर डेटा, जी हाँ। अब ये जो बफर डेटा होता है ना एक्चुअली आपके बाइनरी फॉर्म होता है, तो ये डेटा आपके स्ट्रिंग में है, तो क्यों ना मैं इसको स्ट्रिंग में चेंज कर दूँ। अब रन करते हैं इसको, देखो ये अब आपको शायद से दिख रहा होगा, बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें, कंसोल करते हैं फिर से, कंसोल डॉट लॉग द डेटा इज प्रिंटेड। अब ये बाद में प्रिंट होना चाहिए एक्चुअली, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ये बाद में प्रिंट होना चाहिए, बिकॉज सिंक्रोनस कोड है। दैट मीन्स कि भाई पहले आपका डेटा रीड होगा पूरा का पूरा, इसको पहले जाता हूँ ऐसे, जब डेटा आपका प्रिंट हो चुका होगा उसके बाद ही प्रिंट होगा कि डेटा इज प्रिंटेड। अभी रन करते हैं एक बार, देखो देखो पहले यही प्रिंट हुआ, आफ्टर दैट आपका ये प्रिंट हुआ, क्योंकि ये एक सिंक्रोनस कोड है एक्चुअली। दैट वाई पहले आपका मेन टास्क होगा जो कि ये वाला था, आफ्टर दैट यहाँ पे आएगा। अगर सिंक्रोनस नहीं होता, असिंक्रोनस होता, तो बड़ी ऑब्वियस बात है ये पहले रन होता, ये बाद में रन होता आपका। यहाँ पे करके देखें इसको भी एक बार, जस्ट वेट अ मिनट, लेट्स डू द प्रैक्टिकल एग्जांपल। रीड फाइल की जगह, रीड फाइल सिंक की जगह रीड फाइल करते हैं बस। एरर आ गया, अब इसमें आना ही था एरर, बिकॉज इसका फॉर्मेट ही पूरा का पूरा अलग है। थ्रू एरर, क्योंकि हमें एरर को मैनेज करना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पे, तो उतना नहीं लेते पंगा, हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है। वो ट्राई कैच लगाना पड़ेगा अपने को यहाँ पे, तो हम छोड़ देते हैं, हमें पता है भाई इतना तो हम विश्वास कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई, इट्स गुड। अब थोड़ा आगे चलते हैं, चाहिए इवेंट लूप के फेजेस समझते हैं। जो इवेंट लूप है वो किस तरीके से फाइल्स को हैंडल करता है वो भी समझना ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है आपके इंटरव्यूज़ में। तो देखो इवेंट लूप के ना मेन 4 फेजेस होते हैं। पहला फेज़ होता है आपका टाइमर्स फेज़, मतलब आपका जो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल फंक्शंस होते हैं ये एग्जीक्यूट होते हैं। दूसरे फेज़ में आपके होते हैं इनपुट आउटपुट कॉल बैक्स, ठीक है, मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के कॉल बैक्स जो है ना वो एग्जीक्यूट होंगे। जैसे आपने फाइल रीड करी है या फिर आपने मतलब कोई नेटवर्क कॉल लगा रखी है, तो ये भी तो एक तरीके का कॉल बैक ही तो है। ये भी सेम मतलब जो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल है, इनके साथ स्टैक में जाएंगे। देन पोल फेज़ क्या होता है बेसिकली आपका, कि जो इवेंट के दौरान, इवेंट के होने पे, कुछ इवेंट के होने पे इनपुट आउटपुट होना है ना, उन चीज़ों के लिए हम पोल फेज़ यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज आप चाहते हो कि भाई कुछ 3 सेकंड के बाद, ये भी तो एक इवेंट है, मतलब हर 3 सेकंड बाद सेट इंटरवल चले, तो उस बेस पे जब आपका इनपुट आउटपुट रन करना होता है तब हम पोल फेज़ यूज़ करते हैं। बाकी चेक फेजेस आपका क्या होता है ना, सेट इमीडिएट एक फंक्शन होता है आपका, बेसिकली एक कॉल बैक की तरह ही एग्जीक्यूट करते हैं इसको भी। अगर मैं आपको 3 यहाँ पे एग्जांपल दिखाऊँ, सेट टाइम आउट, सेट इमीडिएट एंड प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक का, तो देखो ये थर्ड वाली लाइन तो बड़ी एकदम वियर्ड सी है ना, हमने पढ़ी नहीं इसके बारे में, बट हाँ सेट टाइम आउट हमको पता है, ये है सेट टाइम आउट 0 सेकंड बाद होगा, तो ये तो चले जाएगा लिब यूवी में, ठीक है। बट सेट इमीडिएट तुरंत एकदम हो जाएगा कि भाई फट से एग्जीक्यूट कर दो मेरे को, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा आपका, सेट इमीडिएट नहीं। जस्ट देखिए क्यों, बिकॉज जो प्रोसेस डॉट नेक्स्ट टिक है ना आपका, ये कहाँ जाता है, ये जाता है आपके माइक्रो टास्क क्यू के अंदर। जो मैंने कहा था ना आपको हाई प्रायोरिटी क्यू, प्रोसेसर के सारे काम आपको जाते हैं हाई प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज हाई प्रायोरिटी क्यू की जो मतलब क्या कहेंगे उसको, प्रायोरिटी है वो ज़्यादा होती है सिंपल टास्क क्यू से, तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर आपका इमीडिएट वाला होगा, फिर आपका कौन सा होगा, सेट टाइम आउट होगा। ये बात देखो, सबसे पहले आपका एग्जीक्यूट होते हैं क्योंकि माइक्रो टास्क क्यू का पार्ट है, दैट्स वाई द रीज़न। ओके, देन दो हमने देखा ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है। ब्लॉकिंग कोड मीन्स सिंक्रोनस कोड, या फिर जो ब्लॉक कर देता है कोड को जब तक प्रीवियस टास्क पूरा नहीं होता। एंड नॉन ब्लॉकिंग कोड वो कोड जो असिंक्रोनसली काम करता है, जो काम को साइड बाई साइड पैरेलली रन कर देता है। दोनों के एग्जाम्पल हमने देख लिए थे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना काम से हो गया। एंड इतना ही हमको आज समझना था एक्चुअली, बताएं हमें थोड़ा सा नोड जेएस का इंट्रोडक्शन लेना था, लिब यूवी के बारे में जानना था, थोड़ा इवेंट लूप कैसे काम करते हैं, कितने फेजेस में काम करते हैं, वो 4 फेजेस कौन कौन से होते हैं,
देन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, नॉन ब्लॉकिंग कोड क्या होता है, सिंक्रोनस कोड क्या होता है, असिंक्रोनस कोड क्या होता है, एंड पूरा फ्लो क्या होता है, फ्रंट एंड बैक एंड कनेक्ट कैसे होते हैं, सर्वर्स कैसे काम करते हैं, डेटाबेस पे क्यों जाते हैं, एपीआईज कैसे वर्क करती है। दैट वाज होल द पार्ट ऑफ टुडेज टॉपिक एंड हमने कर लिया है। अब मेरा मन कर रहा है मैं आपको थोड़ा सा और एनपीएम वगैरह के बारे में बताऊँ। चले बताओ, मज़ा आएगा। अब देखो एनपीएम नोड वगैरह बेसिकली क्या पता है, जब भी आप बड़ी एक बिग ग्रेड एप्लीकेशंस बिल्ड कर रहे होते हो ना, तब आपको एक पूरा एक प्रोडक्शन में ना चीज़ें थोड़ी सी स्टैटिक चाहिए होती है, मतलब एक ट्रैक चाहिए होता है हर चीज़ का कि आपने एक एप्लीकेशन बिल्ड करे तो सिंपल ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ कुछ ही चीज़ें यूज़ करोगे, आप मल्टीपल पैकेजेस लाइब्रेरीज यूज़ करोगे, और जब आप यूज़ करोगे ना उनको तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स डिस्कस डायरेक्टली। आओ देखो, आप ना हर चीज़ को मतलब हर प्रोजेक्ट को अपना एक आदत बना लेना कि एक एनपीएम इनिट करके इनिट कर दो। इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे क्या होता है ना, देखो जब आपसे कुछ पूछेगा पैकेज का नाम ये रखना है, बिल्कुल ये रखना है, वर्जन बिल्कुल 0 रखो अभी, डिस्क्रिप्शन इसके लाइक इट्स माई फन टाइम, सिंपल ऐसी, एंट्री पॉइंट स्क्रिप्ट होना चाहिए। हाँ चलो, नो टेस्ट कमांड, गेट रिपोजिटरी नो, कीवर्ड्स नो, ऑथर इज सौरभ एंड लाइसेंस नो। यस, अभी ना आपको आपके चॉइसेस के बेस पे इसने एक ऑब्जेक्ट दे रखा है जहाँ पे आपके बारे में ही सब कुछ जो आपने दिया था एक्चुअली। तो यस कर देते हैं इसको। चलो, तो अभी पता है क्या हुआ, आपने जब एनपीएम इनिट करा उससे ना अब ये ट्रैक रखेगा आपके हर चीज़ का, नहीं गिट की तरह नहीं, ट्रैक रखेगा एक्चुअली आपकी मेन चीज़ों को, लाइक आपने कौन कौन सी डिपेंडेंसीज लगा रखी है। आप एक बार देखो इस फाइल को, पैकेज डॉट जेसन को, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखो, नेम क्या है फाइल का, वर्जन कौन सा, डिस्क्रिप्शन क्या है, मेन कौन है, ऑथर कौन है, एंड स्क्रिप्ट्स। अभी देखो इतनी सी चीज़ें हैं बस। लेट सपोज अब आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें कर ली, आपको किसी ना एनपीएम की डिपेंडेंसी की नीड पड़ेगी। जैसे आपको नीड पड़ेगी एनपीएम इंस्टॉल स्लगीफाई की, या ये क्या होता है देखो आपको पता है। देखो अभी आप ध्यान से देखना, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी अपने आप ऐड होगी यहाँ पे, मैंने जैसे इसको इंस्टॉल करा है ना, और कुछ और चेंज हुआ। देखो नोड मॉड्यूल आ गया, इसके अंदर स्लगीफाई आ गया, इसके अंदर देखो स्लगीफाई का कोड लिखा हुआ है, इतना सारा कोड लिखा हुआ है। अब एक्चुअली काम कैसे करता है ये, देखो काम पता कैसे करता है। आप यहाँ से ध्यान ध्यान से देखो एकदम, मैंने वेब डेवलपमेंट जो दे रखा है इसके बीच में स्पेसेस है, बट यहाँ पे इसने स्पेस नहीं लिया, इसने उसका एज हाइफन ले रखा है। ऐसे आपने देखा होगा कभी कभार स्पेसेस जो है वो परसेंट से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, या फिर डैश से, या इन सब चीज़ों से। तो उसको कहते हैं स्लगीफाई करना हमारे वेब यूआरएल को, बिकॉज वेब यूआरएल डजंट एक्सेप्ट योर स्पेसेस बेसिकली, ये चीज़। तो ये स्लगीफाई क्या करता है एक्चुअली, एक गिवन स्ट्रिंग को स्लग कर देता है, बस इतना सा काम है इसका। तो कैसे यूज़ करते हैं इसको, आओ एक और फाइल बनाते हैं। इधर नहीं बनाते फाइल एक्चुअली, फाइल बनाते हैं यहीं पे, ये तो बाहर चल जाएगी फाइल, इस पे बनाते हैं फाइल। आओ, इट्स लाइक स्लग डॉट जेएस, जाते हैं एनपीएम पे और एक स्लगीफाई का कोड उठा लाते हैं फटाफट। npm js, यहाँ जाते हैं, स्लगीफाई एक पैकेज है, कहाँ गया स्लगीफाई, या इसको उठा लाते हैं। अच्छा आया नहीं क्या ये, अब आएगा। ये कहाँ गया, ये रहा। देखो कितने सारे डाउनलोड है बताओ, ये देखिए 100,000 lakh 54 lakh डाउनलोड्स। इफ़ दिस इज नॉट क्रेजी, व्हाट इज़ द क्रेजी पार्ट गाइस। तो ये कोड है बेसिकली, इसको कॉपी कर लेते हैं। चलो कंट्रोल सी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। अब इसने क्या करा एक्चुअली, देखो ये इंपोर्ट करेगा पहले, तो बड़ी ऑब्वियस बात है, इसने रिक्वायर करा सिंपल कॉमन जेएस मेथड से। देखो लिखा भी है यहाँ पे कि फाइल इज़ अ कॉमन जेएस मॉड्यूल, इट मे बी कन्वर्टेड टू एन ईएस मॉड्यूल, ES6 इसे समझेंगे आगे क्या होता है। अब देखो स्लगीफाई वर्क कैसे करता है एक्चुअली, कुछ सम स्ट्रिंग बाई, यहाँ पे ना काम करते हैं, इसको लेट ए ले लेते हैं, लेट ए, इसको नीचे ले लेते हैं यहाँ से लेट बी। अभी जो स्लगीफाई मेथड है ना वो सेम काम करेगा, स्पेसेस को हटा के उसको रिप्लेस कर दिया किसी एक चीज़ के साथ। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो क्या करेगा बताता हूँ, देखो आपको, अगर आपने कोई भी इनपुट नहीं दिया तो वो अपने अकॉर्डिंग हाइफन डाल देगा। अच्छा ये वापस से मैंने इंस्टॉल कर स्लगीफाई को, दोबारा से नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी है तो नहीं होगा। अपनी फाइल रन करते हैं, देखो सिंपल। अच्छा नोड मुझे रन करनी है अपनी स्लग डॉट जेएस। देखो मैंने जब कुछ भी नहीं दिया तो इसने बीच में हाइफन लगा दिया, ठीक है। अब बी वाले को देखते हैं, जब मैंने इसको बोला अंडरस्कोर मुझे चाहिए और स्ट्रिंग थोड़ी बड़ी करता हूँ, सम स्ट्रिंग बाई सौरभ इन वीएस को, जस्ट रैंडम चीज़ें डाल रहा हूँ। अब देखना क्या करेगा ये, इनके बीच में लगा देगा अंडरस्कोर। मैं चाहता हूँ कि ये चेंज हो जाए भाई, परसेंटेज बन जाए, फिर क्या होगा, लेट्स चेक। देखो इसने परसेंटेज लगा दिया यहाँ पे, ध्यान से देखो अगर आप, तो सी ये देखो। तो ये काम करता है आपका स्लगीफाई। ये एक थर्ड पार्टी चीज़ थी, मैंने npm की तरह इंस्टॉल करी
एंड यूज़ कर ली, आया मज़ा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो और डिपेंडेंसीज़ हैं उनको इंस्टॉल कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ यूज़ करना कुछ जैसे npm इंस्टॉल, क्या कहता हूँ, रिएक्ट कर लें, देखते हैं कुछ आता ही नहीं आता। अच्छा बहुत बड़ा है एक्चुअली ये जो आप मॉड्यूल है, तो कैंसिल कर देते हैं इसको एक बार के लिए, ये नहीं करना हमको इंस्टॉल। बट चलो छोड़ो, हमने एक मॉड्यूल कर लिया, दो मॉड्यूल कर लिया, क्या होगा, सेम ही चीज़ रहेगी एक्चुअली। हमें चीज़ें समझनी है, देखो पैकेज डॉट जेसन जो है आपका, एक्चुअली उसके अंदर चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आपकी डिपेंडेंसीज लिस्ट होती रहेंगी। अभी एक डिपेंडेंसी लिस्ट है बिकॉज मैंने एक इंस्टॉल कर रखी है, मैं एक और करूँगा वो एक और लिस्ट हो जाएगी यहाँ पे। तो इसका फ़ायदा क्या है, देखो कई बार क्या होता है, आप अपने कोड को पुश कर रहे होते हो प्रोडक्शन के अंदर या फिर अपनी गिट के अंदर बेसिकली, तो आप इनको इग्नोर कर देते हो कि आपको ये नोड मॉड्यूल नहीं चाहिए, ठीक है, या फिर क्या होता है डिलीट कर देते हैं इसको, चलो। या फिर कई बार क्या होता है ना, आप जब किसी के बनाए गए कोड को पुल कर रहे होते हो, क्लोन कर रहे होते हो, तो आपके पास ना सिंपल ऐसी फाइल्स ही आती हैं। अब मैं अगर आपको बोलूँ अभी कि आप एक बार रन करना मेरे स्लग को, कुछ हो रहा है, एरर आ रहा है, क्यों भाई एरर आ रहा है बताओ। एरर सिंपली इसलिए आ रहा है बिकॉज इसके पास मॉड्यूल ही नहीं है स्लगीफाई नाम का। अच्छा, तो इसको फिक्स कैसे करेंगे एक्चुअली, तो इस मोमेंट पे जब आपके पास जो आपने मॉड्यूल्स यूज़ करें वो नहीं होते, या फिर आपने किसी गिटहब रेपोजिटरी यूज़ कर रखी है, वो आपको नोड मॉड्यूल्स नहीं देगा, तब आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता, आपको यहाँ आना होता है, नोड इंस्टॉल लिखिए, या फिर आप लिखिए डायरेक्टली नोड आई, कुछ भी लिखिए। अच्छा नोड नहीं, सॉरी npm लिखना था आपको यहाँ पे, npm इंस्टॉल लिखिए या npm आई लिखिए, वो अपने आप जो भी डिपेंडेंसी उस कोड फाइल में यूज़ हुई है उनको इंस्टॉल कर देगा। देखो इसने वापस से लगे इंस्टॉल कर दिया, कैसे, ये गया होगा इसने पैकेज डॉट जेसन के पास, बिकॉज इस पूरे प्रोग्राम का जो एंट्री पॉइंट है ना फिलहाल नोड के लिए npm के लिए, वो है ये पैकेज डॉट जेसन। वो यहीं पे आके सब कुछ देखेगी कि भाई डिपेंडेंसीज क्या क्या हैं, और कुछ होती तो वो उनको भी इंस्टॉल कर देता। तो ये फ़ायदा है आपके npm का, आपके पैकेज मैनेजर्स का, ठीक है। ये प्रोडक्शन बेस में बहुत रैपिडली यूज़ होते हैं, हम इनको और समझ रहे होंगे आगे इनका स्ट्रक्चर पूरा, तब मज़ा आएगा काफ़ी चीज़ों को सीखने में। अभी जस्ट आपको एक ओवरव्यू दिया मैंने किस तरीके से आप इनको यूज़ करने वाले हो आगे अपने फ्यूचर के अंदर। सो दैट वाज द होल इंट्रो अबाउट द थिंग। मैं अभी फिर से इसको हटा देता हूँ यहाँ से, आपका होमवर्क है वापस इसको इंस्टॉल करना यूजिंग npm आई। द शर्त यह है कि इसी करंट डायरेक्टरी पे आपको ऑन करना है अपना टर्मिनल, ओके, कहीं और करोगे तो फिर पंगा हो जाएगा थोड़ा सा। करेक्ट, तो यही था आज का लेक्चर, काफ़ी इन डेप्थ हो गया शायद से, बट या मज़ा आया मुझे समझाने में, एंड आई होप आपको भी समझने में मज़ा आया होगा। बाकी कल मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ, एक बढ़िया टोटल लिस्ट मैनेजर बनाएंगे, ठीक है ना, मज़ा आएगा काफ़ी देखना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो मुझे मज़ा आएगा भाई, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड कमेंट में डालिएगा कि अब तक कैसा रहा हमारा पूरा जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय गाइस।